कन्नौज जनपद का इतिहास। भारत के हर शहर में एक कहानी बसती है जो अपने आप में एक उपन्यास की तरह होती है। वो शहर कहाँ से शुरू होता है और कैसी परिस्थितियों से गुजरा, ये सब उस कहानी में लिखा होता है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर इत्र के उत्पादन के लिए मशहूर है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर जो है इत्र के उत्पादन के लिए मशहूर है और यहाँ कई कारखाने ऐसे हैं जहाँ आज भी सालों पुराने तरीकों से इस्तेमाल करके इत्र बनाया जाता है। यहाँ यही वजह है कि दुनिया भर में कन्नौज जो है अपनी एक अलग पहचान है। कन्नौज को भारत का परफ्यूम कैपिटल यानी कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। केवल यही नहीं, इतिहास में भी कन्नौज का काफी महत्व रहा है। कन्नौज उन चुनिंदा शहरों में से है जिसने भारत में कला और संस्कृति की शुरुआती दिन देखे हैं। भारत में कला और संस्कृति की लोकप्रियता में इस शहर की खास भागीदारी रही है। कन्नौज में पौराणिक कथाओं का भी बहुत साथ रहा है क्योंकि रामायण और महाभारत में भी इस शहर का जिक्र हुआ है। ये प्राचीन शहर 1200 ईसा पूर्व से के जमाने में भी इतना ही गुलजार रहा करता होगा जितना आज के समय में है। कन्नौज में आपको अगर मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसा जाए तो चौंकिए नहीं, कन्नौज में टेराकोटा से बनी चीजें और प्राचीन सिक्कों का मिलना बहुत आम बात है। यहाँ मौर्य और गुप्त वंश के कह सकते हैं कि समय की चीजों को भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर अगर आप भी पुराने समय में वापस कदम रखना चाहते हैं तो आपको बेशक कन्नौज की यात्रा करनी चाहिए। इतिहास को सजोने के लिए संग्रहालय सबसे बढ़िया जगह होती है। कन्नौज की खूबसूरत गलियों में घूमने के बाद आपको यहाँ के म्यूजियम देखना चाहिए जहाँ इस शहर का इतिहास सहेजा गया है। कन्नौज के पुरातात्विक म्यूजियम में कई तरह के मिट्टी की मूर्तियां हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा घड़ा भी है जो देखने को मिलेगा। इन मूर्तियों को देखकर इस बात का साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों की तरह कन्नौज में भी कला और संस्कृति का बहुत महत्व है। मौर्य युग से ही यह शहर पूरी तरह विकसित था। यहाँ के सभी मॉडलों को देखकर आप समझ जाएंगे कि पुराने समय में यह शहर कितना प्रगतिशील जिला रहा होगा। यहाँ तक कि प्रसिद्ध चाइनीज ट्रेवलर जो थे वैन सांग ने भी अपनी भारत यात्रा में कन्नौज का जिक्र किया है और कन्नौज का जो जिक्र किया है उसमें भी क्या करेंगे, भारत का जो कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी वर्ल्ड सेंचुरी है या वर्ल्ड सेंचुरी में से 1,00,000 बहुत सी वर्ल्ड सेंचुरी केवल कन्नौज में ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है। सेंचुरी में कई तरह के पक्षी जिन्हें देखकर आपको आश्चर्य होगा। यहाँ कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो आपके अंदर बैठे हुए जिज्ञासु को जगा देगा। यदि आप सर्दियों में यात्रा करते हैं तो दुनिया भर के सभी राजसी प्रवासी पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा। कन्नौज जिला वर्तमान में कानपुर डिवीजन में स्थित है जो कि एक नवसृजित जिला है। 18 फरवरी 1997 को पूर्वी फर्रुखाबाद जिले से अलग होकर इसका निर्माण किया गया। ये आप इत्र वीथिका देख चुके हैं और यहीं से हम जो बात करेंगे भारतीय राजवंशों के रूप में भी ये जो कार्य करता है।
इसमें से सबसे पहला मौखरी वंश था। बाद में पुष्यभूति वंश के शासक बर्धन वंश के सम्राट हर्ष भांडी जो कि कन्नौज के ही थे, जिनकी मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढा और सिंहासन पर बैठे। हर्षवर्धन के बाद शहर गहड़वाल राजवंश के अधीन आ गया और गोविंद चंद्र के शासन के तहत शहर अभूतपूर्व गौरव तक पहुंच गया। गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष में भी कन्नौज युद्ध का मुख्य स्थान था। 8वीं और 10वीं शताब्दी में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारत का मैप देख रहे हैं, इस पे आप देखेंगे त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात की गई है, जो कि 793 CE लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, प्राचीन काल से ही कन्नौज एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रहा है। कन्नौज का 8वीं शताब्दी के मध्य में 3 प्रमुख राजशक्तियाँ थीं: पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थीं। बंगाल में पाल वंश के राजा धर्मपाल की दृष्टि कन्नौज की ओर पड़ी और तथा राजस्थान एवं अवंती के शासक वत्सराज की दृष्टि में कन्नौज पर पड़ी। अतः दोनों वंश के शासकों ने कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए द्विमुखी युद्ध किया और इसी द्विमुखी युद्ध में दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव भी कूद पड़ा और अब यह युद्ध द्विमुखी न होकर त्रिकोणात्मक हो गया। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 10वीं शताब्दी के अंत तक चलता रहा। लगभग 2 शताब्दी अंत तक व्यर्थ के आपसी कलह के त्रिकोणात्मक संघर्ष ने देश की शक्ति को जर्जर कर दिया। तीनों प्रतिद्वंदी राजवंशों के राजाओं की तालिका जिनका संबंध इस संघर्ष से रहा है वो गुर्जर प्रतिहार वंश रहा है, राष्ट्रकूट रहे हैं और पाल वंश। और गुर्जर वंश के प्रतिहार वंश के वत्सराज हैं जो कि 783 ईस्वी तक, और नागभट्ट जो हैं वो 815 तक शासन करते हैं। राष्ट्रकूट हैं जो क्या है, ध्रुव, जो कि 779 से 796 ईस्वी तक रहते हैं। इसके साथ गोविंद तृतीय हैं जो अमोघ वर्ष हैं। धर्मपाल और देवपाल ये प्रमुख शासक रहे हैं इस वंश के। रामभद्र, महेंद्रपाल, कृष्णा और विग्रहपाल, नारायणपाल ये प्रमुख शासक रहे हैं पाल वंश के। कृष्णा जो है वो राष्ट्रकूट वंश के, महेंद्रपाल जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश के। त्रिकोणात्मक संघर्ष लगभग 175 वर्ष तक गुर्जर प्रतिहार और पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के मध्य होता रहा। गुर्जर प्रतिहार नरेश महिपाल प्रथम की मृत्यु के पश्चात शक्तिशाली राजा के अभाव में इस वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है और आपसी संघर्ष ने इस वंश की नींव जर्जर कर दिया। और इस वंश का अंतिम नरेश राज्यपाल था जो कि 20 दिसंबर 1018 ईस्वी को कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण जो कर देता है, जिससे घबराकर राज्यपाल जो है वो भाग गया था। गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष में भी कन्नौज युद्ध का मुख्य स्थान था। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच कन्नौज 3 शक्तिशाली राजवंश अर्थात की गुर्जर प्रतिहार जो कि 730 से 1036 तक गुजरात एवं राजपूताना के ये लोग थे, और पाल जो है बंगाल का शासक कह सकते हैं, पाल वंशीय लोग थे जो 750 से 1162 ईस्वी तक संघर्ष करते हैं, और राष्ट्रकूट जो है दक्कन के 753 से लेके 982 ईस्वी तक करते हैं। इसके साथ साथ में हम गुजरात एवं राजपूताना का ये केंद्र बिंदु बनाया उन्होंने, बन गया कन्नौज, और जिसे कई इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष कहा। यहाँ आप देख रहे हैं जयचंद और मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है 1194 में। शहाबुद्दीन गौरी ने 50,000 सवार लेकर सिपाह सलार सुबुक्तगीन के साथ कन्नौज के राजा जयचंद पर आक्रमण कर दिया, और सूचना मिलते ही जयचंद 700 हाथी और विशाल फौज लेकर सामने आ डटा, और यह युद्ध चंदावा इटावा के
के मध्य आमने सामने आ डटा और इस युद्ध में जयचंद्र की हार हुई और स्त्री बच्चों को छोड़कर पूर्ण कत्लेआम कर दिया गया। कहा जाता है जयचंद्र जो कि एक हाथी पर सवार था, उसकी आंख में तीर लगी और वह घायल होकर हाथी से गिर गया और मर गया। इस तरीके से अत्यधिक भीषण था और जिसका सजीव चित्रण इस कथा में किया गया है। जो अलाउद्दीन आप देख रहे हैं, ये आप अलाउद्दीन को चित्र देख रहे हैं। अलाउद्दीन की कथाएं रोज आप देखते हैं, लोक कथाएं हैं, गाई जाती हैं और ये देखिए श्रोतागण बड़े ही तल्लीनता से सुन रहे हैं अलाउद्दीन की कथाओं को। तो बुंदेलखंड की वीरभूमि महोबा में जन्मे अलाउद्दीन 2 भाई थे। आला और उदल के पिता थे जक्षराज, जासर जिनको कहा जाता था, और माता थी देवला थी। आला और उदल परमार के सामंत थे और उनको परमार के सामंत जो थे आला उदल, तो इनमें क्या है परमार के सामंत थे उस समय और इनकी वीर गाथाएं आला उदल के नाम से वीर योद्धाओं की वीर गाथाओं का वर्णन आज भी भारत के गांव-गांव में किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, श्रोतागण सुन रहे हैं बड़ी तल्लीनता से। दोनों भाई आला और उदल का जन्म 12वीं विक्रमी शताब्दी में हुआ था। दोनों भाई जन्म से पराक्रमी और श्रेष्ठ थे और इन दोनों के बल पर ही राजा परमाल देव की सत्ता चल रही थी। राजा परमाल देव और उनकी रानी मिलन्ना ने दोनों को बहुत प्रेम से पाला पोसा था। दोनों भाई पूरी श्रद्धा से उनकी और उनके राज्य की सेवा करते थे, लेकिन आला के मामा से राजा का अपने भाइयों के प्रति प्रेम देखा नहीं गया और मामा के कहने पर ही राजा परमाल जो था उन्होंने आला से उसका घोड़ा मांग लिया और जिसे आला ने नहीं दिया क्योंकि वह राजपूतानी धर्म के विरुद्ध था और इस पर राजा परमाल ने दोनों को महल से निकाल दिया और महल से निकाले जाने पर आला उदल को राजा जयचंद ने शरण दी और कुछ वर्षों तक दोनों कन्नौज में ही रहे। इसके साथ साथ में आला उदल को राजा जयचंद ने शरण दी और इस शरण के साथ ही कुछ वर्षों में दोनों कन्नौज में ही रहे और फिर वो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ। तब राजा की पत्नी ने अपनी सूझबूझ से दोनों को वापस बुला लिया। दोनों भाई अपनी जी जान से लड़े और लेकिन अंत में विजय पृथ्वीराज की हुई। आज हम पृथ्वीराज चौहान के पास अभी चल रहे हैं। बुंदेलखंड के लोगों की जुबान पर आज भी आला उदल का नाम जीवित है। आला खंड में आला उदल की सारी लड़ाइयों को एक साथ लिखा गया है। आला खंड में आला उदल के प्रसिद्ध 23 मैदानों में 52 लड़ाइयों को लिखा गया है, जिसमें से नैनागढ़ की लड़ाई सबसे रोचक और लोकप्रिय मानी जाती है। इस तरीके से श्रोतागण आज भी आला उदल की बात को बड़े ही तल्लीनता से सुनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कन्नौज किन कारणों से या क्यों बना, ये केंद्र बिंदु क्यों बना, लड़ाई युद्ध का युद्ध भूमि क्यों बनी। आप देख रहे हैं जिस तरीके से इस तरीके से सैनिक जो है युद्ध लड़ रहे हैं। हर्ष के बाद उत्तर भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर होने पर गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ गंगा तथा यमुना के बीच स्थित होने के कारण उत्तर भारत का ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के साथ साथ ये तीनों महाशक्तियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त क्षेत्र होने के कारण ही कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बना। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होकर राष्ट्रकूट शक्ति ने दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली और उत्तर भारत की राजनीति में दखल देने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति बनने का गौरव प्राप्त किया। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी, जब उसने कन्नौज पर शासन करने वाले तत्कालीन आयुध शासक इंद्रायुध को परास्त कर उत्तर भारत पर अपना अधिकार। ये गुर्जर प्रतिहारों के बाद आप देखेंगे तो 9वीं शताब्दी के बाद उत्तरी और दक्षिणी भारत में प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश उभरे, जैसे गहड़वाल वंश।
ये जो शासक हैं आप देख रहे हैं, जयचंद्र को देख रहे हैं, ये गहड़वाल वंश के शासक हैं। और यहाँ पर एक स्वयंवर हो रहा है, जो कि यहाँ पर संयोगिता जो है वो स्वयंवर संयोगिता का हो रहा है। और ये जो दरबार आप देख रहे हैं, इस दरबार में ये पत्थर की मूर्ति जो है खड़ी की गई है। और ये पत्थर की मूर्ति किसकी है? ये पृथ्वीराज तृतीय की है। इतने राजाओं को सभी को छोड़ते हुए संयोगिता जो हैं पृथ्वीराज चौहान की पत्थर की मूर्ति पर बरमाला डालती हैं। और इस तरीके से जब पृथ्वीराज चौहान को तृतीय को पता चलता है कि संयोगिता ने हमारी मूर्ति पर हमें स्वयंवर में चुना है, तो वो घोड़े पर सवार होके आते हैं और इस भरे राज दरबार से संयोगिता को लेके चले जाते हैं। तो 9वीं शताब्दी में हम बात कर रहे हैं गहड़वाल वंश की। तो गुर्जर प्रतिहारों के बाद चंद्रदेव कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना करते हैं और 1080 से 1100 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रदेव ने नरेश के रूप में उनको जाना जाता है। और इस तरीके, क्योंकि बनारस इसके राज्य की पूर्वी सीमा के नज़दीक था, तो गोविंद चंद्र, विजय चंद्र और जयचंद्र, गोविंद चंद्र जो हैं वो 1114 से 1154 ईस्वी तक, और विजय चंद्र जो हैं वो 1055 से लेकर 1170 तक शासन करते हैं। और जयचंद्र जो हैं वो 1170 से 1193 ईस्वी तक शासन करते हैं। गहड़वाल वंश के गोविंद चंद्र जो थे बड़ा विद्वान था। उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता है उसके लेखों में। और गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ अभिलेख में गोविंद चंद्र को बनारस की तुर्कों से रक्षा करने के लिए हरि का अवतार कहा जाता है। गहड़वाल वंश के अंतिम शासक जो थे, जो कि आप देख रहे हैं जयचंद्र को सेन नरेश लक्ष्मण सेन ने एक युद्ध में परास्त किया था। दिल्ली पर अधिकार को लेकर हुए संघर्ष में उसे चौहानों से पराजय का सामना करना पड़ा। दिल्ली तथा अजमेर का चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय उसका समकालीन था। और 1193 ईस्वी में हुए प्रसिद्ध चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी को सेनाओं में जो गौरी की सेनाएं थीं जयचंद्र को पराजित कर देती हैं और उसकी हत्या कर देती हैं। कहा जाता है जो जयचंद्र है वो एक हाथी पर सवार थे, और हाथी पर सवार थे तो एक बाण लगा के उनकी आंख में, और हाथी से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जयचंद्र ने दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष रहता था, उसने नैषद चरित्र की रचना की थी। जयचंद्र के पुत्र थे हरिश्चंद्र ने मोहम्मद गौरी के अधीन शासन किया था। इनके पुत्र जो थे जयचंद्र के वो हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने गौरी के अधीन कह सकते हैं शासन किया था। इस तरीके से आप जैसा कि आप देख रहे हैं जयचंद्र संयोगिता का स्वयंवर हो रहा है वो आप देख रहे हैं। ये जो पृथ्वीराज चौहान है, ये दरबार में बहुत ही राजा बैठे हुए हैं और ये जयचंद्र बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ ये रानियाँ खड़ी हुई हैं स्वयंवर में। और इस तरीके से आप देखेंगे युवराज जयचंद्र जो हैं वो 1170 ईस्वी में दिवंगत महाराजा विजय चंद्र के स्थान पर कन्नौज पर अभिषिक्त होते हैं। और जयचंद्र कन्नौज राज्य का अंतिम प्रतिभाशाली और स्वतंत्र शासक था। उसने अनेकों युद्ध किए, जिनमें कई बार उसने यवन आक्रमणकारी से मोर्चा लिया और उन्हें पददलित कर दिया। इस तरीके से चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो और जयचंद्र में आपसी बैर भाव की बात कही है। चंद्रवरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि था और चंद्रवरदाई ने के अनुसार जयचंद्र ने अपने को सार्वभौम चक्रवर्ती शासक प्रदर्शित करने के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया और उसी के बाद संयोगिता का स्वयंवर का
इन उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, किंतु पृथ्वीराज चौहान और मेवाड़ के समर सिंह ने आने से इनकार कर दिया। अतः जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर दरबार में इस प्रकार स्थापित की कि जिससे उसकी तौहीन समझी जाए और यह अपमान पृथ्वीराज चौहान को सहन न हुआ। अतः उसने कन्नौज पर एकाएक हमला कर दिया और संयोगिता का अपहरण करके दिल्ली ले गया। चंद्रबरदाई का कहना है कि इसी से दोनों राजाओं में वैमनस्य हो गया और अधिकतर विद्वान इतिहासकार जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसको एक इस यज्ञ और संयोगिता स्वयंवर की कथा को कवि की कल्पना मानते हैं, क्योंकि ये जो चंद्रबरदाई था ये पृथ्वीराज तृतीय का कह सकते हैं दरबारी कवि था, इसका मित्र भी था, क्योंकि इस कथा से संबंधित साक्ष्य किसी अन्य प्रमाणित ग्रंथ में नहीं मिलता है और न ही कोई अभिलेख मिला है। इनके अभाव में विद्वानों का एक मत है और कि ये दोनों बातें निराधार साबित होती हैं। इस तरीके से हम आगे देखेंगे। दिल्ली और अजमेर के चौहान वंश जो है, चौहान वंश की अनेक शाखाओं में शाकंभरी चौहान, सांभर अजमेर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर शाकंभरी चौहान होते हैं। राज्य की स्थापना लगभग 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी और वासुदेव के बाद पूर्णतल, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज, गोपराज जैसे अनेक सामंतों ने शासन किया था। और इसी के साथ साथ में शासक अजयपाल ने अजमेर और नगर की स्थापना की और साथ ही यहाँ पर सुंदर महल और मंदिरों का निर्माण कराया। इस तरीके से आप गहड़वाल वंश के शासक जयचंद्र को आप देख रहे हैं, ये जयचंद्र हैं। और यहाँ पर यही बात करते हैं मिहिर भोज प्रथम जो हैं, ये पिता रामभद्र के देहांत के बाद 836 ईस्वी में मिहिर भोज राज्य का अधिकारी हुआ और लगभग 50 वर्ष तक राज्य किया। मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे यशस्वी शासक था। और यह मिहिर भोज की फोटो आप देख रहे हैं या प्रतिमा देख रहे हैं, रामभद्र द्वारा खोए प्रांत भोज ने वापस ले लिया और विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जो लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में विस्तृत था। और भोज के शासन काल में कन्नौज देश के उज्जवल कीर्ति प्रफुल्लित हुई और अव्यवस्था रूपी अंधकार को मिटाने वाला सूर्य मिहिर जो था और डूबती हुई पृथ्वी को बचाने के रूप में वह विष्णु आदि वराह सदृश था। भोज की सेना में खास तौर से घुड़सवारों का अनुभाग उच्चतम कोटि का था। कहा जाता है कि वह खुद एक कुशल घुड़सवार था। ऐसा माना जाता है कि भोज को सेना में एक शाखा स्त्रियों की भी थी जिसका साक्ष्य ग्वालियर प्रशस्ति से प्राप्त होता है। इस तरीके से आप देखेंगे महमूद गजनबी का कन्नौज पर आक्रमण होता है और सन 1018 में जब महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो उस समय राज्यपाल कन्नौज की गद्दी पर आसीन था। गजनबी कन्नौज को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि बड़ा नगर गंगा के दाहिने तट पर स्थित सैनिक दृष्टि से एक माकूल स्थान पर बसा हुआ है तथा 7 अलग अलग किलों से सुरक्षित है। नगर में लगभग 10,000 से अधिक प्राचीन मंदिर भी थे। गजनबी ने 7 किलों पर एक ही दिन में आसानी से दखल कर लिया और उसके बाद उसने सिपाहियों को लूटमार, मंदिर विनाश और काफिरों को कत्लेआम की पूरी छूट दे दी। अपार धन संपत्ति महमूद के हाथ लगी जिसे लेकर वह गजनी लौट गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से ये धन दौलत को लूट रहे हैं, ये स्त्रियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, स्त्रियों से लूट रहे हैं, इस तरीके से बंदी बना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से लूट मार मचा रखी थी। ये आप देख रहे हैं मोहम्मद गौरी के द्वारा लूट मार मचाई गई। ये जो अभी आप देख रहे हैं, तो ये आप जो भी देख रहे हैं दृश्य